आज मेरी दुकान में ग्राहकों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। दिवाली नजदीक होने की वजह से औरतों की खरीदारी जोरों पर थी। मैंने राधा चाची को फोन लगाया और पूछा, चाची, क्या आपका काम हो गया है? जल्दी आइए, बहुत भीड़ हो गई है। राधा चाची बोली, हाँ बेटी, बस थोड़े ही कपड़े बचे हैं, मैं आती ही हूँ। राधा चाची मेरे घर में नौकरानी का काम करती है, लेकिन उनके लिए काम वाली या नौकरानी शब्द बहुत छोटा लगता है। वह मेरे परिवार का ही हिस्सा है। कई सालों से वह हमारे साथ थी, इसलिए मैं उन्हें परिवार का हिस्सा ही मानती थी। कुछ देर बाद राधा चाची दुकान पर पहुंची। मैंने दुकान का सारा काम उनके हवाले कर दिया। वह बोली, अरे संध्या, तुम जल्दी घर जाओ और पहले खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा, हाँ जाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर आराम करके आऊंगी। राधा चाची हंसते हुए बोली, हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी कॉस्मेटिक्स की दुकान है, हालांकि मैं खुद दुकान संभालती हूँ। पर राधा चाची हमेशा मदद के लिए मौजूद रहती थी। दुकान की सारी चीजें, उनके दाम और ग्राहकों से कैसे बात करनी है, ये सब उन्हें अच्छी तरह पता था। इसलिए दुकान उनके हाथ में सौंपने में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा घर दुकान के बगल में ही था, इसलिए मैं 2 मिनट में घर पहुंच गई। दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा कि राधा चाची ने आलू की सब्जी और घी लगाकर गर्मागर्म रोटियां तैयार रखी थी। मैंने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम किया। आज दुकान के कुछ सामान की डिलीवरी होने वाली थी। दिवाली की खरीदारी बढ़ने की वजह से मैंने नया स्टॉक मंगवाया था, लेकिन सामान अभी तक नहीं आया था। इस वजह से मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। मैंने राधा चाची को फोन किया और पूछा, चाची, जो सामान मंगवाया था वह आ गया क्या? राधा चाची बोली, नहीं बेटी, दोपहर 12 बजे तक पहुंचने के लिए कहा था, पर अभी तक कुछ नहीं आया। फिर मैंने सीधे होलसेल दुकान में फोन किया, सर, हमारे माल की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई, क्या हुआ है? इस पर वो बोले, मैडम, दिवाली की बहुत जल्दबाजी है और हमारे यहाँ आदमी कम है, इसलिए इस बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर मैं निराश हो गई। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तुरंत दुकान में राधा चाची के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। राधा चाची बोली, अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे दुकान में भी रुकना पड़ेगा और कोई ऐसा चाहिए जो हमारा सामान ले आए। मैं तुरंत दुकान में गई। राधा चाची कुर्सी पर बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, राधा चाची, पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि कोई लड़का काम के लिए देखिए, आपने ढूंढा था क्या? राधा चाची ने कहा, अरे संध्या, बहुत ढूंढा लेकिन कोई लड़का नहीं मिला, पर एक आदमी मिला है, उसे काम पर बुला सकते हैं। मैंने कल ही उससे बात की थी। मैंने पूछा, तो फिर काम पर क्यों नहीं लाए? राधा चाची ने कहा, अरे पहले तुमसे पूछना था, इसलिए नहीं लाई। पहले तुम्हारी राय लेना जरूरी था। राधा चाची, हमें आदमी की बहुत जरूरत है, कल से ही काम पर ले आइए उसे। मैंने कहा, ठीक है, तो कल जाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। राधा चाची बोली, अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठकर सामने वाले कमरे में बैठी थी। सुबह के करीब 8 बजे होंगे। राधा चाची हमेशा की तरह आई। उनके साथ एक हट्टा-कट्टा नौजवान भी था। मैं सोफे पर बैठकर बाल बना रही थी। राधा चाची ने हंसते हुए कहा, संध्या, देखो, इसका नाम रितेश है, काम अच्छा करता है, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। मैंने रितेश की तरफ देखा, वह मुझे काम के लिए सही लगा। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम रितेश है। मैंने आगे पूछा, आपको घर का सामान उठाने, दुकान का सामान रखने और बाहर से लाने का काम करना होगा, कर पाओगे? हाँ मैडम, कर लूंगा। उसने कहा, ठीक है, 15,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, चलेगा? हाँ मैडम, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा, तो फिर काम कब से शुरू करोगे, आज से या कल से? मैंने पूछा, आज से ही काम शुरू करता हूँ मैडम। उसने जवाब दिया। फिर मैं रितेश को लेकर दुकान पर आई। रोज मैं दुकान 10 बजे खोलती थी, लेकिन आज 9 बजे ही खोल दी।
मैंने रितेश को कुछ छोटे-मोटे काम बताए। मैंने उससे कहा, पास की कॉलोनी में एक बड़ी होलसेल की दुकान है, वहां से हमें कुछ सामान मंगवाना है। मैं फोन करती हूँ, तुम बस जाओ और गाड़ी में सामान भरकर ले आओ। रितेश ने तुरंत हाँ कहा और निकल गया। मैंने सामने वाली होलसेल दुकान पर फोन करके सामान तैयार रखने के लिए कहा। रितेश गया और तुरंत सामान लेकर वापस आ गया। दिन भर मैंने उसे कुछ जरूरी काम बताए, जो उसने बहुत कुशलता से पूरे किए। दोपहर करीब 3 बजे राधा चाची ने कहा, संध्या, ये अकेला रहता है, अगर हम इसे 2 टाइम का खाना दें तो अच्छा होगा। उसके घर में कोई नहीं है। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, राधा चाची आप सही कह रही हैं, लेकिन हमने उसे सिर्फ काम के लिए रखा है, उसे खाना वाना देना सही होगा क्या? राधा चाची बोली, समझो बेटी, अगर वो घर जाकर खाना बनाने लगेगा तो उसे समय पर काम पर आने में परेशानी होगी। ठीक है, कल से उसके खाने का इंतजाम हम यहीं करेंगे। मैंने कहा अब रोज सुबह रितेश 9 बजे काम पर आ जाता और रात करीब 10 बजे घर जाता। वह बहुत मन लगाकर काम करता था। जो भी काम उसे बताया जाता वह पूरी ईमानदारी से करता। एक दिन राधा चाची दुकान पर रुकी थी और मैं घर में कुछ जरूरी काम कर रही थी। उसी समय रितेश भी आया। उसके खाने का समय हो गया था, इसलिए मैंने उसे खाना परोसा और वो खाने लगा। इस बीच मैं घर में अलमारी पर रखा सामान नीचे उतार रही थी। मैंने नीचे एक स्टूल रखा और थोड़ा हाथ ऊपर करके सामान निकालने लगी, लेकिन अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जोर से नीचे गिर गई। गिरते ही मैं जोर से चिल्लाई। मैं वहीं नीचे बैठ गई क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। रितेश दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ मैडम? ज्यादा चोट लगी क्या? कैसे गिर गई? मैंने कहा, कुछ ज्यादा नहीं रितेश। सामान निकालते हुए संतुलन बिगड़ गया। मैडम मुझे क्यों नहीं बताया? मैं यही तो था। उसने कहा तुम खाना खा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने जवाब दिया। बहुत चोट लगी है क्या? उसने चिंता से पूछा। बस पैर में थोड़ी मोच आ गई है। मैंने कहा डॉक्टर को बुलाऊं? उसने पूछा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर में मोच की वजह से उठ नहीं पा रही थी। रितेश ने पूछा मैडम उठने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्या मैं मदद करूं? नहीं मैं उठती हूं। मैंने कहा, लेकिन फिर कोशिश करने पर भी मुझसे उठा नहीं गया। दर्द बढ़ने से मैंने रितेश की ओर देखा और कहा, रितेश क्या तुम थोड़ा सहारा दोगे? रितेश ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी मदद से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं फिर से नीचे बैठ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब रितेश बोला, मैडम मुझे लगता है आपको दर्द हो रहा है, आप 5 मिनट यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। वो तुरंत किचन में गया और पानी लेकर मेरे पास आया। मैंने थोड़ा पानी पिया। वो बोला, मैडम आप 5 मिनट ऐसे ही बैठी रहिए, कुछ मत कीजिए, थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा, फिर आपको उठने में आसानी होगी। मैंने उसकी बात मान ली और वहीं बैठी रही। थोड़ी देर बाद दर्द कम हुआ, लेकिन मैं अभी भी खुद से उठ नहीं पा रही थी। तब मैंने रितेश से कहा, अरे क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मुझे सोफे तक जाने में मदद कर दो प्लीज। हाँ मैडम जरूर, उसने तुरंत कहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका सहारा लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उठ नहीं पा रही थी। तब वो बोला, मैडम क्या मैं आपको उठाकर ले चलूं? उसके इस सवाल से मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। मैंने कहा, नहीं मैं कोशिश करती हूँ। मेरे मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन उस समय मुझे उसकी जरूरत भी थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखती हूँ, देखती हूँ हो पाता है या नहीं। वह नीचे झुका। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उसने अपना दूसरा हाथ मेरी पीठ पर रखकर मुझे पकड़ लिया। उसकी मदद से मैं धीरे धीरे खड़ी हुई।
मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा था। उसके कंधे का हल्का सा स्पर्श मुझे सुकून दे रहा था, लेकिन पैर के दर्द से मैं बेचैन थी। उसने अपना दूसरा हाथ मेरी पीठ पर हल्के से घुमाते हुए मुझे धीरे से अपनी तरफ खींचा। उस पल मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसके स्पर्श में एक तरह का सुकून और सहारा महसूस हो रहा था। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर थी। अब तो उसके हाथों की पकड़ और भी मजबूत हो गई। आखिरकार मैं खड़ी हो गई, लेकिन मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे। धीरे धीरे कदम उठाते हुए मेरा एक हाथ अभी भी उसके कंधे पर था। वो अपने एक हाथ से मेरी कमर के चारों तरफ हाथ लपेटकर मुझे संभाल रहा था, मानो उसे चिंता थी कि मैं चलते हुए गिर ना जाऊं। उसके हाथों का वह मजबूत लेकिन कोमल स्पर्श मुझे हिम्मत दे रहा था। हर कदम पर उसके हाथों की पकड़ मुझे सहारा दे रही थी। कमरे की शांति में हमारे बीच की फीलिंग्स एक अनोखी बातचीत कर रही थी। मैं रुकी और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक तरह की चिंता थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान मुझे शांत कर रही थी। उस पल सारा भ्रम पीछे छूट गया था। हम दोनों उस पल में खो गए थे, जैसे उसके हाथों का सहारा मुझे जिंदगी भर के लिए चाहिए था। दर्द कम हो गया था, लेकिन फिर भी चलना मुश्किल लग रहा था। रितेश ने मुझे सहारा देते हुए सोफे तक पहुंचाया और मैं वहां जाकर बैठ गई। वह बोला, मैडम मैं दुकान जाता हूँ। ठीक है रितेश, मैंने कहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मुझे धीरे धीरे ठीक लगने लगा, लेकिन उस घटना की वजह से मुझे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। पहली बार मुझे किसी का इतना करीब का स्पर्श महसूस हुआ था, लेकिन उसके स्पर्श में मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। उसमें सिर्फ परवाह और इज्जत महसूस हो रही थी। मेरा नाम संध्या है। मेरे माता पिता कुछ साल पहले गुजर गए। मेरा कोई भाई नहीं है और मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मेरी उम्र अब 33 साल है। कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और उसके बाद मेरा प्यार पर से विश्वास ही उठ गया। उसके बाद हमारे रिश्तेदारों ने मेरी शादी के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने अपने माता पिता को बता दिया था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। मैं जब चाहूंगी तभी शादी करूंगी। माता पिता की बीमारी में उन्हें छोड़कर शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने मेरी गृहस्थी के बहुत सपने देखे थे। माता पिता के जाने के बाद मैं शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला। आखिरकार मैंने शादी का ख्याल ही छोड़ दिया। मैं दिखने में साधारण हूँ। मेरा रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मेरी नीली आंखें, नुकीली नाक और पतली कमर की वजह से मैं काफी आकर्षक लगती हूँ। कभी कभी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालती हूँ तो बहुत लाइक और कमेंट आते हैं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, लेकिन मुझे खुद को दिखाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं फोटो कम ही पोस्ट करती हूँ। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी रितेश आया और उसने पूछा, मैडम अब आप ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। क्या तुम एक काम करोगे? वहाँ अलमारी के पास एक तेल की बोतल रखी है, क्या उसे ला दोगे? रितेश फौरन अलमारी के पास गया, तेल की बोतल लाया और मेरे हाथ में दे दी। मैंने थोड़ा सा तेल पैर पर रगड़ा, जिससे थोड़ा आराम मिला। रितेश वही खड़ा था और मुझे देख रहा था, लेकिन आज मुझे उसकी आंखों में कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। पर वह क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन मैंने घर पर ही आराम किया, जिससे पैर का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। अगले दिन सुबह मैंने राधा चाची से पूछा, राधा चाची, क्या ये रितेश आपकी जान पहचान का है? हाँ बेटी, वो हमारी गली में ही रहता है। उन्होंने कहा, अच्छा, तो उसकी फैमिली नहीं है क्या? उसकी शादी वादी हो गई है? मैंने पूछा। नहीं बेटी, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। राधा चाची ने बताना शुरू किया। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ को एक बीमारी थी। उनके इलाज के लिए वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन आखिरकार वो नहीं रही। उसने अपनी माँ के इलाज पर बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन माँ बच नहीं पाई और इसी वजह से उसे शादी के लिए समय नहीं मिला।
फिर थोड़ा रुककर राधा चाची बोली, बेटी वह भी तुम्हारी तरह ही है। वैसे वह भी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अब शादी की उम्र निकल गई है। इस उम्र में कौन लड़की देगा? पर क्या हुआ? आज अचानक उसके बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? कोई खास वजह है क्या? राधा चाची ने सीधा पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही पूछा। राधा चाची मुझे बचपन से जानती थी। मेरी शादी हो जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया था। एक दिन दोपहर के समय मैं घर पर थी। राधा चाची और रितेश दुकान पर थे। मुझे एक काम के लिए रितेश को बुलाना था। मैंने राधा चाची को फोन किया और कहा, क्या आप रितेश को थोड़ी देर के लिए मेरे पास घर भेजेंगी? मुझे एक काम है। कुछ देर में रितेश घर आ गया। मैडम, क्या हुआ? क्या काम है? उसने पूछा। मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस मुझे थोड़ा बाहर जाना था। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ मैडम, जरूर, उसने कहा। मैंने अपनी स्कूटी बाहर निकाली और उससे पूछा, क्या तुम्हें स्कूटी चलानी आती है? हाँ मैडम, आती है। उसने कहा, ठीक है तो तुम ही चलाओ। मैंने कहा, मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना था। रितेश ने स्कूटी शुरू की और मैं उसके पीछे बैठ गई। हम कुछ दूर गए तो सामने चुनाव की रैली दिखी। वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए रितेश ने स्कूटी रोक दी। मैडम, इस रास्ते से नहीं जा पाएंगे, बहुत भीड़ है। उसने कहा, ठीक है, तो दूसरे छोटे रास्ते से चलते हैं। मैंने सुझाव दिया। रितेश ने स्कूटी घुमाई और हम दूसरे रास्ते से जाने लगे, लेकिन वो रास्ता बहुत खराब था, जिसकी वजह से स्कूटी पर बैठे हुए मुझे बहुत झटके लग रहे थे। रितेश बोला, मैडम संभल कर बैठिए। ठीक है, मैंने कहा और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और थोड़ा उसके पास सरक गई। मेरे हाथ रखते ही वो हल्का सा चौंक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, उसने कहा। रितेश, तुम ठीक हो ना? मैं हाथ रख सकती हूँ ना तुम्हारे कंधे पर? मैंने पूछा। हाँ मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ये जवाब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके और करीब खिसक गई, इतना कि मेरे शरीर का स्पर्श उसकी पीठ से होने लगा। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसे इसका एहसास था। हम बाजार पहुंचे, वहां से जरूरत का सामान लिया और उसी रास्ते से वापस चल दिए। वापस आते समय भी मैं उसके साथ वैसे ही बैठी थी। अब तो मैं उससे सटकर बैठ गई थी। सच कहूं तो उसके पीछे बैठने पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर हमने सामान उतारा। रितेश सोफे पर आकर बैठ गया और तुरंत बोला, मैडम मैं दुकान पर जाता हूँ। मैंने उससे कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैंने चाय बनाई और एक कप उसके हाथ में दिया और अपना कप लेकर उसके पास बैठ गई। हम दोनों साथ में चाय पीने लगे। रितेश मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। उसका मुझे देखने का वो अंदाज मुझे बहुत अलग लगा। उसकी अपनी हद पार ना करने वजह से ही मैं उसकी तरफ खींच रही थी। उसके ऐसे सीधे व्यवहार को देखकर मेरे मन में भी हलचल होने लगी। उस पल मैं खुद से पूछ रही थी कि इस सीधे साधे लेकिन जिम्मेदार इंसान में ऐसा क्या है जो मेरे मन को बहुत बहा गया है। अगले दिन दशहरा था, इसलिए हम घर की सफाई और सजावट में व्यस्त थे। हमने राधा चाची को कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजा था और रितेश मेरी मदद कर रहा था। उसने कुछ जगहों पर फूलों की मालाएं लगाई थी। आज मैं अपने लिए गजरा लाई थी और उसे अपने बालों में लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगा नहीं पा रही थी। रितेश बगल वाले कमरे में कुछ काम कर रहा था। मैंने उसे आवाज दी, रितेश यहाँ आना। वह तुरंत मेरे पास आया और पूछा, क्या हुआ मैडम, कोई काम है? हाँ, क्या तुम ये गजरा मेरे बालों में लगा दोगे? मैंने पूछा। वो थोड़ा उलझन में और एकदम शांत होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम। उसने मेरे हाथ से गजरा ले लिया। जब मैंने गजरा उसके हाथ में दिया तो मेरी उंगलियों का स्पर्श उसके हाथ से हुआ। मुझे उसके हाथ के बालों का एहसास हुआ। मुझे थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन बिना कुछ कहे मैं उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे गजरा मेरे बालों में लगा रहा था। उस दिन मैंने ग्रीन कलर की साड़ी और ब्राउन कलर का ब्लाउज पहना था। रितेश मेरे पीछे खड़ा था। गजरा लगाते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मुझे ये महसूस हुआ। मैं मुड़कर पूछा, क्या हुआ रितेश? इतना क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं मैडम। वो हकलाते हुए बोला, रितेश कितनी बार बोला है तुम्हें कि मुझे मैडम मत बोलो, मुझे संध्या कहो, समझे? मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है संध्या। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। क्यों घबरा रहे थे? मैंने पूछा। संध्या, पहली बार मैं किसी औरत के इतने करीब आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, उसने साफ साफ कहा। उसकी सीधी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मुझे उसकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। वो गजरा ठीक से लगाकर बोला हो गया। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। वह मेरे बिल्कुल करीब था और मुझे उसकी आंखों में प्यार महसूस हुआ। मेरे मन में भी एक प्यारी फीलिंग्स उमड़ रही थी उसे गले लगाने की, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। दिन भर काम करते हुए मन अजीब से ख्यालों में उलझा हुआ था। शाम को 6 बजे कुछ पड़ोसी दशहरा की शुभकामनाएं देने आए। रितेश भी दुकान का काम निपटा कर आया। मैडम आप कहाँ हैं? उसने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। मैं यहाँ कमरे में हूँ, मैंने कहा, क्योंकि मैं मेकअप कर रही थी। रितेश यहाँ आओ ना। वो मेरे कमरे में पत्तियां लेकर आया। ये लीजिए मैडम, कहते हुए उसने पत्तियां आगे बढ़ाई। रितेश कितनी बार बोला है तुम्हें कि मुझे मैडम मत बोलो, मुझे संध्या कहो। मैंने कहा हाँ सॉरी संध्या। वो हंसते हुए बोला। मैंने उसके हाथ से पत्तियां ली और कहा, दशहरे की शुभकामनाएं रितेश। दशहरे की शुभकामनाएं संध्या। उसने कहा। मैंने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और उसे पास खींचकर दशहरे की शुभकामनाएं देने लगी। वह बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया कि मैं तुम्हें ऐसे दशहरे की शुभकामनाएं दे रही हूँ? वो झट से बोला, वैसी बात नहीं है तो फिर कैसी? उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन दिख रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुल रहा था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर मेरे कंधों पर रखे और मुझे भी पास खींचकर शुभकामनाएं दी। उस पल मैं पहली बार उसके इतने करीब आई थी। उसका सीधापन और शांत स्वभाव मेरे मन में उसके लिए और भी प्यार जगा रहा था। दिन भर काम करने की वजह से उसके शरीर से पसीने की हल्की सी महक आ रही थी। उस महक की वजह से मेरा उससे दूर हटने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा मेरे पास रहे। मैंने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया और उसने भी अपने हाथ मेरी पीठ पर रख दिए। कुछ देर बाद मैं होश में आई और उससे अलग होने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ संध्या? उसने पूछा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उससे थोड़ी दूर हट गई। रात को खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर सोने गई, लेकिन आज मेरी आंखों में नींद नहीं थी। आंखों के सामने सिर्फ रितेश का चेहरा आ रहा था। मुझे उसके लिए बढ़ता हुआ आकर्षण महसूस हो रहा था। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी आंखें मुझे लगातार याद आ रही थी। मैं खुद से पूछने लगी, क्या मुझे रितेश पसंद आने लगा है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? लेकिन इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था। मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या उसे भी मेरे बारे में ऐसा ही महसूस होता होगा, या सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रही हूँ? रात गहरी हो गई थी। घड़ी देखी तो 11 बज चुके थे। मुझे रितेश को फोन करने का मन हो रहा था, लेकिन क्या बहाना बताऊं, यही समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद मैंने फोन लगाया। कुछ देर फोन बजा और उसने उठा लिया। क्या हुआ संध्या? इतनी रात को फोन, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल नहीं लग रहा था। बहुत अकेला महसूस हो रहा था, इसलिए तुम्हें फोन किया। मैंने कहा, अच्छा तो बोलो ना संध्या, कुछ जरूरी बात है क्या? उसने पूछा। रितेश, क्या तुम अभी सोए नहीं थे? मैंने पूछा, अभी सो ही रहा था। उसने कहा, संध्या क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? उसने पूछा। हाँ, नींद नहीं आ रही है। मैंने शर्माते हुए कहा, क्या मेरी याद आ रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही?
रितेश ने पूछा। ये सुनकर वो शांत रहा। उसकी खामोशी में बहुत कुछ छिपा था। मुझे लगा कि मैं थोड़ा और मजाक करूंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। इसलिए मैंने कहा, अरे मजाक कर रही थी, और हंसते हुए बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम्हें फोन किया। कल हमें एक जगह जाना है, याद है ना? हाँ ठीक है, मैं कल जल्दी आऊंगा, उसने कहा। अब मैंने फोन रख दिया, लेकिन उसकी आवाज, उसकी खामोशी और उसके लिए महसूस हो रहा आकर्षण मुझे सोने नहीं दे रहा था। क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? यही सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था। कुछ देर में मुझे नींद आ गई। सुबह मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी, लेकिन बिस्तर पर ही लेटी रही। थोड़ी देर बाद मैं नहाने गई और बाथरूम से सिर्फ तौलिया लपेटकर कमरे में आई। मुझे लगा कि घर में कोई नहीं है, लेकिन रितेश वहीं हॉल में बैठा था। मैं बाहर आई और अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी। उसकी नजर भी मुझ पर थी। मेरे शरीर पर सिर्फ तौलिया था और मेरे गीले बाल कंधों पर बिखरे थे। रितेश के चेहरे पर हल्की सी उलझन साफ दिख रही थी। मैं झट से कमरे से भागी और बिना एक पल भी देर किए बाथरूम में पहुंच गई। बाथरूम से मैंने उसे आवाज दी, रितेश तुम कब आए? बताया भी नहीं। संध्या मैं अभी आया। उसके मुंह से मेरा नाम सुनकर मेरे अंदर एक अलग ही फीलिंग्स आई। मैंने बाथरूम से कहा, रितेश तुम आज जल्दी आ गए ना? अरे मेरे कपड़े वही कमरे में रह गए हैं, प्लीज क्या तुम मुझे लाकर दोगे? वो कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर बोला, मैं कैसे? मतलब हाँ ठीक है, लाता हूँ। मैंने कहा, मैं थोड़ा सा दरवाजा खोलती हूँ, तुम कपड़े बाहर रख देना। वह कपड़े लेकर आया और दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और एक हाथ बाहर निकाला। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो वहीं खड़ा था। उसने कपड़े मेरे हाथ में दिए, लेकिन उसी समय मेरे कुछ छोटे कपड़े मेरे हाथ से नीचे गिर गए। नीचे पिंक कलर का मेरा अंदर का कपड़ा देखकर उसका चेहरा गड़बड़ा गया। वो झट से बोला, सॉरी सॉरी। मैं हंसकर बोली, अरे ठीक है, इतना भी घबराओ मत। वो झुककर कपड़े उठा रहा था, लेकिन रितेश को इस तरह परेशानी में देखकर मुझे थोड़ा मजा आ रहा था। उसने वे कपड़े मुझे दिए और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े पहनकर बाहर आई। रितेश अभी भी वहीं बैठा था। उसने बात शुरू की, आपने मुझे आज जल्दी आने के लिए कहा था, इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा, हाँ शायद कहा होगा, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। उसके चेहरे पर कुछ देर पहले हुई घटना का कोई भाव नहीं दिख रहा था। मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद राधा चाची आई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। मैंने रितेश को बाहर के काम के लिए भेज दिया और चाची से बात करने लगी। मैंने उनसे पूछा, चाची मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटी बोलो, उन्होंने कहा। मैं थोड़ी उलझन में थी, लेकिन धीरे धीरे बोलना शुरू किया। चाची, मुझे रितेश के बारे में कुछ अलग महसूस हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे उससे प्यार हो रहा है। राधा चाची हैरानी से चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, क्या बेटी सच कह रही हो? क्या सच में तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ चल रहा है? हाँ चाची, मुझे यकीन नहीं है कि ये सच में प्यार है, लेकिन उसके बारे में मेरी भावनाएं मुझे उलझन में डाल रही हैं। मैंने कहा। चाची ने मेरी तरफ देखते हुए शांति से जवाब दिया, संध्या, रितेश बहुत अच्छा लड़का है। तुम दोनों की उम्र में थोड़ा फर्क है, लेकिन मुझे तुम दोनों का स्वभाव मेल खाता हुआ लगता है। मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। उनके शब्दों से मेरे मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। चाची के समर्थन से मुझे लगा कि अब रितेश से बात करने का समय आ गया है, लेकिन उसका क्या फैसला होगा, ये जानने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था। राधा चाची बताने लगी, तुम जानती हो कि वह अकेला रहता है। उसकी कुछ परेशानियां थी, इसलिए अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, और तुम भी बहुत जिद्दी थी। इतना समझाने पर भी तुमने शादी नहीं की, लेकिन अब भगवान ने तुम दोनों को मिला दिया है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम रितेश को अपना जीवन साथी बना सकती हो। मैं थोड़ी हैरान होकर बोली, राधा चाची, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा।
तो अब सोचो कब सोचोगी बूढ़ी होने के बाद? चाची ने कहा। फिर उन्हें अपनी बात पर पछतावा और बोली, माफ करना बेटी, मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचो। रितेश बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके स्वभाव को बहुत पहले से जानती हूँ। मैं बोली, चाची आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक बार उससे बात करके तो देखिए। राधा चाची हंसते हुए बोली, हाँ बेटी, मैं उससे बात करती हूँ। उन्होंने तुरंत रितेश को फोन किया। फोन पर राधा चाची ने उससे साफ साफ पूछा, रितेश तुम्हें संध्या कैसी लगती है? रितेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चाची, मेरी और संध्या की कोई बराबरी नहीं हो सकती। वो हर मामले में मुझसे बहुत बड़ी है। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। राधा चाची ने सख्ती से कहा, ऐसा कुछ मत कहो रितेश, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। बस मुझे इतना बताओ कि क्या तुम संध्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? अब कोई पर और लेकिन मत बोलना, बस हाँ या ना में जवाब दो। कुछ देर बाद रितेश बोला, चाची जो आपको सही लगे वह मुझे मंजूर है। उसके इस जवाब से राधा चाची बहुत खुश हुई और उन्होंने हमारी शादी तय कर दी। हमारी शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। रितेश अब मेरा पति बन चुका था। शादी के 2-3 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला, लेकिन आज मेरी सुहागरात थी। मेरे मन में बहुत सी शंकाएं थी। मैं उम्र से भले ही परिपक्व हो गई थी, लेकिन कभी किसी मर्द के इतना करीब नहीं आई थी। राधा चाची ने मेरे कमरे को बहुत अच्छे से सजाया था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी। खुशबूदार फूलों से कमरा बहुत ही महक रहा था और सुंदर लग रहा था। राधा चाची ने दूध का गिलास मेरे अंदाज में बोली, बेटी, तुम समझ गई होगी कि ये गिलास किस लिए है। इतना कहकर वो हंसी और कमरे से बाहर चली गई। मैं कमरे में आराम से बैठकर रितेश का इंतजार कर रही थी। मेरे मन में ख्यालों, शंकाओं और एक अजीब सी खुशी की भीड़ उमड़ रही थी। बार बार मेरी नजर घड़ी पर जा रही थी। हर पल बहुत मुश्किल लग रहा था। ठीक 9:35 पर दरवाजा धीरे से खुला। रितेश अंदर आया। उसने जो सुंदर शेरवानी पहनी थी, वह उसके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना रही थी। वह बहुत ही शांत तरीके से एक-एक कदम बढ़ा रहा था। उसका शांत लेकिन रफ्तार अंदाज मुझे अच्छा लगा। आज वो बहुत ही आकर्षक लग रहा था, जैसे मेरे सपनों का राजकुमार असलियत में मेरे सामने खड़ा हो। उसे देखते ही मैं थोड़ी शर्मा गई और झट से बिस्तर पर सीधी बैठ गई। अनजाने में मैंने अपने पल्लू से अपना चेहरा ढक लिया। शर्म और उलझन मेरे चेहरे पर साफ दिख रही थी। रितेश धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ पल के लिए कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। उन पलों में दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उसके हाथों का गर्म स्पर्श महसूस होते ही मेरे अंदर में एक अलग ही फीलिंग्स उमड़ आई। प्यार, विश्वास और एक नई शुरुआत की खुशी। उस स्पर्श ने मानो मेरे मन के सारे सवाल मिटा दिए और उस पल मैंने खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग मैं एक नए वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।